तो आप पूछते हैं कि अभी लखनऊ में गोली किसने मारा, लखनऊ में गोली किसने मारा? अभी आपके बाबा मंदिर में जो घंटा बजाते हैं बाबा, अभी बलात्कार किए हैं, अभी पकड़े गए हैं, 50,000 के इनामी थे। ये अपराधी कहाँ छुपे हुए थे? मंदिर में चले गए हैं। तो हमको लगता है अगर इस मंदिर में है तो सभी मंदिरों की तलाशी होनी चाहिए, इसमें सब अपराधी बैठे हुए हैं। अच्छा सर, एक हमारे संविधान के हिसाब से हर 10 साल में जाति आधारित जनगणना होती है, राष्ट्रीय जनगणना होती है। अभी नेक्स्ट अभी आने वाला 2021 है, कुत्तों की गिनती होना चालू हो गई है, लेकिन ओबीसी की गिनती अभी होने की कोई वो नहीं। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश में पिछड़े समाज के कुछ ऐसे लोडर हैं जो समाज की लड़ाई नहीं बल्कि वो अपना पेट भरने के लिए, जैसे मालिक के यहाँ दुम हिलाते रहते हैं, मालिक को देख करके मालिक खुश रहे तो भौंकते रहते हैं दूसरे को। उसी तरह 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी जब देश आजाद नहीं हुआ था तब। 1931 की जातिवार जनगणना के आधार पे 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिलाया 1932 में। अब आज 2020 है, उनकी जनसंख्या बढ़ी लेकिन आरक्षण अभी 1932 से है। ठीक है, आप चलिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब नेहरू जी के सामने प्रस्ताव रखा कि भाई ओबीसी इनको भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाने के लिए संविधान में 340 आर्टिकल कानून है तो इसको किया जाए, तो गांधी जी ये नेहरू जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें सामान्य वर्ग के लोग नाराज होंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था वहीं। तब नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, ये पिछड़ों के यहाँ ये संदेश न जाए कि हम दुश्मन है पिछड़ों के। तो तब उन्होंने बाबा साहब को फिर मना करके 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित किया। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट 1955 में आ जाती है। काका कालेलकर आयोग पिछड़ों को 52% रिजर्वेशन देने की सिफारिश करता है, लेकिन 23 साल तक यही कांग्रेस जिसको आप बता रहे हैं इसके मुर्दा होने का यही कारण है। 23 साल लगातार इन्होंने काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। फिर जब चौधरी चरण सिंह ने 1978 में जब दबाव बनाया कि इस रिपोर्ट को लागू करो, जब उन्होंने हलचल पैदा किया तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो ये चालाकी से, जैसे इस समय मोदी जी हैं चालाक है ना, ये तो पहले सामान्य वर्ग में थे, इनको चालाकी से बैकवर्ड में शामिल कराया गया कि बैकवर्ड का चेहरा दिखा के वोट लिया जाएगा खाली। तो उसी तरह मोरारजी देसाई ने नेहरू एंड कंपनी के चेलाओं के द्वारा साजिश के तहत 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मतलब मंडल कमीशन के नाम से एक आयोग गठित कर दिया। 1978 में मंडल कमीशन बनता है, 1980 में रिपोर्ट आ जाती है। मंडल कमीशन की सिफारिश होती है कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को दे दिया जाए। अब 1980 में रिपोर्ट आती है और 1990 10 साल यही कांग्रेस यही बीजेपी के लोग उसका विरोध करते रहे कि नहीं इसको लागू न करो, रद्दी की टोकरी में रखे रहे। ठीक उसके बाद बीपी सिंह आते हैं, मंडल कमीशन की चर्चा करके प्रधानमंत्री बने। 1990 में उन्होंने घोषणा किया कि हम मंडल कमीशन लागू कर दिया। फिर 3 साल तक विरोध होता रहा। कौन विरोध करता था? कोई बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग विरोध करते थे, यही जो नेहरू एंड कंपनी के लोग ये लोग विरोध करते रहे। उसके बाद स्थिति क्या होती है कि 93 में मंडल कमीशन ने 22 सिफारिश लागू किया है। तो 93 में 2 बिंदु पर लागू होता है, 2008 में आकर के उच्च शिक्षा में लागू होता है और 28 साल हो गया। 27% रिजर्वेशन लागू हुए, 28 साल हो गया, अभी 6.8% ही कोटा पूरा हुआ है। अब आगे देखिए, अभी गरीब सवर्ण, बाहर प्रधानमंत्री, बाहर बीजेपी और बाहर पिछड़े समाज के नेता जो बीजेपी में हैं, ये तो हमको लगता है मुर्दा से भी बदतर है। ये सब मुर्दा से भी बदतर। इस नाते कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का बैरियर था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, मोदी जी ने उस बैरियर को तोड़ दिया। गरीब सवर्ण जिसके पास 8 लाख
सालाना कमाने की आय है, 5 एकड़ जमीन है, वो गरीब है। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो साल में 50-60 हजार कमाते साल में, और वहां 66,666 रुपया एक महीने में कमाने वाला, और यहाँ 60,000 रुपया साल भर में कमाने वाला, वो गरीब नहीं दिखता मोदी को। अब इस नाते हम पिछड़ों से कहना चाहता हूं कि यह पिछड़े समाज के लोगों, आप अगर वास्तव में मर्द हो तो बैरियर टूट गया है, बैरियर टूट गया है, निकल पड़ो, इकट्ठा होकर के लड़ो, 27 के आरक्षण को बढ़ा के तुम भी 52% कराओ, ये लड़ाई लड़ो। और खाली जाके मोदी मोदी भटकना हो, योगी करना हो, तो तुम भी साहब माला ले लो, माला ले लो, कंठी बड़ा बड़ा बिकता है बनारस, हम खरीद के दे देंगे, वहां मार्केट है, वहां बिकता है, ले लो, जटा ले लो, अब साधु बन जाओ, जा कहीं कंठी जपो, समाज में जाकर के गुमराह न करो समाज को। तो क्या लगता है सर, इसके लिए आप आंदोलन करेंगे जातीय आधारित जनगणना के लिए या नहीं करेंगे आप? देखिए, हम तो चुनाव आयोग को चिट्ठी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा कि इस देश में जब कुत्ते की गिनती हो सकती है, बिल्ली की हो रही है, गाय भैंस की हो रही है, तो यार इंसान हम लोग हैं, तो इनकी भी गिनती क्यों नहीं करते हो? जो जातिवार जनगणना का फॉर्म आया है उसमें पिछड़ी जाति का कालम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी बैकवर्ड के नेता अगर भाजपा का नाम लेते हैं, ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं, वो समाज के देशद्रोही का हम तुमको कहते हैं। तो वो तो लेटर लिखने से वो आपकी गिनती कराने वाले हैं, तो उसके आगे क्या आपकी रणनीति है? देखिए, हमारा काम है लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सिस्टम दिया, उस सिस्टम के तहत हम लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम लोग आंदोलन करते रहते हैं। आगे जैसे हमारा 162 जगह मीटिंग हो रही है, हमारा इशू है कि जब चुनाव, जैसे पंचायत चुनाव आ गया, तो पंचायत में जो वोटर लिस्ट है, लोकसभा विधानसभा में सबकी उम्र 18 है, एक वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना देते हो? दो तरह की वोटर लिस्ट क्यों बना के रखते हो? एक वोटर लिस्ट बनाओ। पिछड़ी जाति को जब SC/ST को 21% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में दिए हो, तब पिछड़ी जाति को भी लोकसभा विधानसभा में 52% रिजर्वेशन दो। हमारी पार्टी का साफ साफ है कि अगर अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है, घरेलू बिजली का बिल माफ करो, हम करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम करेंगे। और जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में सरकार 22 में बनी तो लड़ाई आर पार की होगी। आप विधानसभा में थे, लेकिन तब आपने आवाज नहीं उठाया है। तो लगता है कि आपने सुना नहीं, हो सकता है मैंने नहीं सुना। 2 साल आज ओम प्रकाश को लोग इसी नाते जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा व्यक्ति है जो सदन में, सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए सरकार से लड़ रहा था। सपा बसपा कांग्रेस के लोग चुपचाप मार के मूक दर्शक थे, और विपक्ष की भूमिका सत्ता में रह के हम निभाते रहे। अच्छा, तो सर अभी 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और आपने बताया कि हम बड़े 403 विधानसभा सारे में लड़ेंगे हम। अभी आप ईवीएम को किस तरह, आप किस नजर से देख रहे हैं? आप 2022 में इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी बना चुके हैं, आपने सारे डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन आपको ईवीएम आपको जीरो कर रही है, उस पे आपको क्या कहना है? देखिए, इस संबंध में भी राष्ट्रपति से लेकर के सबको हमने पत्र अपने माध्यम से भी लिखा है। हमारी भी डिमांड है कि ईवीएम खत्म हो, जहां ईवीएम का आविष्कार हुआ वहां चुनाव मतपत्र से होते हैं, तो यहाँ की चुनाव मतपत्र से हो। ये हमारी भी पार्टी का, हमारे मोर्चे का भी ये साफ साफ कहना है। ये बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, इसको चाहे भाटी झूठ पार्टी कह दो, चाहे बड़का झूठ पार्टी कह दो, जुमला पार्टी कह दो, जो भी कह दो, ये सब उसमें सेट हो जाते हैं। ये लोग धोखेबाज हैं, समाज को धोखा देते हैं, देश को धोखा दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा ना कि देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 22 विभाग बेच दिया, और भाषण देते हैं कि हम देश बिकने नहीं देंगे। और ये किसान क्यों परेशान है? इसी नाते कि ये जो कहते हैं कुछ करते नहीं, ये सब सिर्फ पूंजीपतियों को। अभी देखिए, मैं कल उतरा परसों एयरपोर्ट पर, वहां बोर्ड लग गया अडानी एयरपोर्ट। आप एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगवाते हो और उनके नाम से एयरपोर्ट बेच करके अडानी का नाम रखवा देते हो। क्या रह गई गरिमा पटेल जी की? लेकिन अभी चेंज चेंज करेंगे, जानते हैं कि क्या हालत है। ये गले में माला, विचारों पे ताला। ये पटेल जी की हम मूर्ति डाल कर, माला डाल करके सबको संदेश देते हैं कि देखो भाई पिछड़ो, हम पटेल जी के बड़े रहनुमाई हैं, लेकिन उनके विचारों पर हम ताला लगाएंगे, हम करने नहीं देंगे। बाबा साहब के गले में माला पहनाएंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों को हम नहीं मानेंगे।
हम महाराजा सुहेल देव को माला पहनाएंगे, लेकिन उनकी विचारधारा को हम नहीं मानेंगे। हम छत्रपति साहू जी को हम माला पहनाएंगे, हम सावित्रीबाई फुले को माला पहनाएंगे, महात्मा ज्योतिबा फुले को माला पहनाएंगे, लेकिन उनके विचारों को हम नहीं मानेंगे। ये वो लोग हैं, ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने घुटना टेकने वाले लोग हैं। ये गांधी जी को नहीं मानते इसी नाते कि हम लोग तो घुटना टेकने वाले लोग हैं, माफी मांगने वाले लोग हैं। ये अंग्रेजों के दलाल थे उस समय। लेकिन सर आपने कहा कि हमने मत पत्र के माध्यम से हमने उनको राष्ट्रपति महोदय या जो भी हैं सबको हमने पत्र लिखा है। पत्र लिखने से क्या समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया है वोट का। जिस दिन हम इस गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहा हूँ, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, जिस दिन तुम चाहो, इसी वोट से, तेरे वोट से आज मोदी देश बेच रहा है, इसी वोट से तेरे मोदी आज तुझे धोखा दे रहा है, इसी वोट को तुम अपने सुरक्षित कर लो, सारी समस्या का निदान तुम खुद कर सकते हो। तो कैसे सुरक्षित होगा सर? सुरक्षित होगा, देखिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े माफिया, हम सिनेमा देखे हैं कभी कभी, बड़ी बड़ी माफिया बड़ा हड़काते हैं, बड़ा मारते हैं, जब जनता जाग जाती है, उठा लेती है लाठी, तो इनके तोप गोले बंदूक सब फेल हो जाते हैं। अबे सर, ईवीएम पे बहुत सारे, जैसे चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, या फिर और कोई भी हो, बहुजन समाज में जितने भी नेताएं हैं, सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही ईवीएम पे आवाज उठाते हैं। एक शब्द या दो शब्द से ज्यादा कोई बोलता नहीं है। और आप समय समय पर मैं सुनता रहता हूँ, आपको देखता भी रहता हूँ, कभी आपने उठाया है ईवीएम के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे आपने उठाया है, क्योंकि मायावती अखिलेश जी एकदम चुड़ी चुप है। इस पर आपकी, कि उनका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। अब उन लोगों से पूछिएगा तो लोग बताएंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राज भाई, तो जो पूछना है पूछिए, हम सरासर बताएं। तो सर नेक्स्ट ये मेरा कहना है कि आप सामाजिक लड़ाई लड़ते रहें बराबर, और आप सामाजिक मंच और भागीदारी मंच चलाते हैं आप, तो इसी वक्त इसी लाइन पे जैसे आपने चलाया, इसी लाइन पे वान मेश्राम जो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कहाँ पर देख रहे हैं आप? बहुत सही लड़ रहे हैं। फर्क इतना है कि हम सब लोग समान विचारधारा वाले लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे को लड़ाइए। एक लाठी किसी को दे दीजिए, तोड़ देगा, और 10 लाठी एक में बांध के किसी को दीजिए, हिम्मत नहीं तोड़ दे। लेकिन अलग अलग लड़ने से फायदा नहीं है, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। उन्होंने तो एक मंच भी बनाया, बहुजन क्रांति मंच, जो सारे लोगों को इकट्ठा करने का मंच बनाया, तो उस पर आप क्यों नहीं जा रहे? भैया मेरे, हम तो आपके मुख से भी सुने हैं कि उन्होंने मंच बनाया है। उत्तर प्रदेश में करीब 400 से ज्यादा पार्टियां बनी हैं, 400 से ज्यादा, और हमको अंदाजा 350 से ज्यादा, 350 ऐसी पार्टियां हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ उनका अटैची भी पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोग आपके साथ में क्या करेंगे? वो खाली चुनाव के दौरान वो अपना हलचल करते हैं, और किसी पार्टी को समर्थन करके कुछ उनको खर्चा मिल जाता है, उनका बस इतना काम है। अच्छा, चलिए, तो ये थे हमारे साथ